हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। जैसा कि बच्चों अपनी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की, तो इसमें हमने चैप्टर 4 देखा था। ठीक है, चैप्टर 4 जिसमें हम संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, संस्थाओं के कामकाज, जिसमें हमने जाना था कि 3 संस्थाएं हैं। पहली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने इसकी पिछली क्लास में विधायिका और कार्यपालिका के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें नोट की और समझा। तो आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यायपालिका के बारे में। यहाँ से आप पॉइंट 1 लिखना बच्चों कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि जो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद हैं अदालतें, ठीक है, उनके सामूहिक रूप को न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब बच्चों जो देश के विभिन्न स्तर का मतलब क्या होता है, जैसे जिला स्तर पे है कोई, ठीक है, फिर राज्य स्तर पे है, ठीक है, फिर केंद्र स्तर पे है, ठीक है। तो ये जो बच्चों सारी जो ये अदालतें होती हैं, ठीक है, ये सारी अदालतें, इनका सामूहिक रूप, ठीक है, मतलब ये एक हो जाए, इनका जो एकता, एकीकृत, ठीक, ये क्या कहलाता है? न्यायपालिका कहलाता है। ठीक बच्चों, क्या कहलाता है? न्यायपालिका कहलाता है। ठीक है, न्यायपालिका कहलाता है। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया बच्चों। ठीक, इस चीज को नोट कर लेना न्यायपालिका के बारे में। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, पॉइंट 2। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो भारतीय न्यायपालिका है बच्चों, ठीक है, न्यायपालिका में पूरे देश के लिए, ठीक है, अगर मतलब पूरे देश की जो समस्याएं हैं बच्चों, उस चीज के लिए पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, जो पूरे देश की सुनवाई करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे? पूरे देश पे, देश के लिए, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा बच्चों, राज्यों में क्या है? उच्च न्यायालय है। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय जो राज्यों की समस्याओं की सुनवाई करता है। ठीक है, और जिला न्यायालय होता है बच्चों, जिला स्तर पे क्या है? जिला न्यायालय। और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, और राज्यों में उच्च न्यायालय होता है, और जिला में जिला न्यायालय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर आगे कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। ठीक है बच्चों, भारत में क्या है? न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है बच्चों कि जो सर्वोच्च न्यायालय देश में न्याय प्रशासन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये जो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है बच्चों? केंद्र। ठीक है, क्या? केंद्र लेवल पे, जो हमने पहला यहाँ पे देखा है पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो केंद्र पे है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है बच्चों। ठीक है, और इस जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका फैसला जो है बच्चों सभी अदालतों को मानना पड़ता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय होता है, और जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय होता है, स्थानीय स्तर के जो भी न्यायालय होते हैं, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट 2 हो गया बच्चों, और ये पॉइंट 3 लिख लेना। ठीक है, पॉइंट 3 लिख लेना कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। ठीक है, ये चीज लिखना। अब बच्चों देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4 करना है यहाँ पे। ठीक, पॉइंट नंबर 4 करना कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों, ठीक है, ये कौन कौन से विवाद की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से विवाद है जिनकी सुनवाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को समझना। ठीक है, पॉइंट 4 करना है यहाँ पे, और लिखना बच्चों कि वह, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। अब किनमें से बच्चों? तो पहला ये है, देश के नागरिकों के बीच। ठीक है, अगर देश के जो नागरिक है बच्चों, उनके बीच कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? न्यायपालिका, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, और इस स्तर पे जैसे कि बच्चों जिला में जिला न्यायालय है तो जिला न्यायालय देखेगा। ठीक है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय न्यायालय है, वो स्थानीय न्यायालय देखेगा। राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय है तो वो उच्च न्यायालय देखेगा। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है बच्चों, देश के नागरिकों के बीच पहला ये होगा, जब विवाद होगा तो सुनवाई कर सकता है। दूसरा, नागरिकों और सरकार के बीच, यानी अगर नागरिक और सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगी? न्यायपालिका, यानी कि अदालत करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, अगर बच्चों दो राज्य हैं, ठीक है, या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उस चीज का निपटारा, उस विवाद का जो है सुनवाई न्यायालय करती है बच्चों। ठीक है, न्यायालय करती है। ठीक है,
केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ठीक है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्र लेवल पे बच्चों, ठीक है, केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे, ठीक है, अगर इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो गया तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी बच्चों, ठीक है, कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, ये 4 पॉइंट नोट कर लेना। अब देखते हैं आगे बच्चों पॉइंट 5, ठीक है, तो 5 नंबर पॉइंट देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। यानी कि बच्चों जो देश की न्यायपालिका है, ठीक है, यह स्वतंत्र है बच्चों, ठीक है, यह स्वतंत्र है, ठीक है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इस पर विधायिका कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है, ठीक बच्चों। यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वो सरकार के निर्देश या फिर सत्ताधारी पार्टी की मर्जी से काम नहीं करते हैं। यानी कि जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं बच्चों ना, वे जो सत्ता होती है, ठीक है, जो सरकार होती है, ठीक है, उसके मर्जी से काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से बच्चों आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। यानी कि जो अदालत होती है बच्चों, जो अपने देश की अदालत है, वह किसी भी प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका के अधीन काम नहीं करती है, ठीक, उनके अधीन नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताया गया बच्चों कि न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, ठीक है, यानी कि उनकी मर्जी से काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें जो होती हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आगे है भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, ठीक है, भारत ने क्या किया है? इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं बच्चों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस लेवल पे है बच्चों? केंद्र लेवल पे है, ठीक है, जो पूरे देश के लिए है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश के लिए है और उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पे है, ठीक है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं बच्चों, ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन बच्चों राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देता है तब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट बच्चों अच्छे से समझना। मैंने क्या बताया? मैंने पहला पॉइंट बताया, ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों, कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक, पहला पॉइंट ये मैंने बताया न्यायपालिका को लेकर। दूसरा पॉइंट बताया कि भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला में जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं, ठीक है। अब फिर तीसरा पॉइंट आपको बताए हैं कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत होती है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों पॉइंट 4 कि वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो किस किस विवाद की सुनवाई कर सकता है? पहला, देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर। और 4 नंबर क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच, मतलब इन लोगों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कर सकती है न्यायपालिका, ठीक। पांचवा मैंने बताया बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के निर्णय में नहीं है, नियंत्रण में नहीं बच्चों, ठीक है, सॉरी बच्चों, निर्णय नहीं, नियंत्रण में नहीं है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि न्यायपालिका क्या है बच्चों? स्वतंत्र है, वह ना विधायिका के अंडर में है ना कार्यपालिका के अंडर में, मतलब कि नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, वह स्वतंत्र है, ठीक बच्चों। तो ये सारे पॉइंट है जो आप अच्छे से इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5 हो गया बच्चों। पॉइंट नंबर 6 लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 लिख लेते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है बच्चों, ठीक। यानी कि नियुक्त तो आप कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन अगर नियुक्त हो गए और नियुक्त होने के बाद उनको हटाना लगभग बच्चों असंभव होता है, ठीक है। उनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया होती है, वही प्रोसेस होता है बच्चों जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या है बच्चों? बहुत कठिन होती है। तो ये प्रक्रिया क्या है बच्चों? इस चीज को भी देखते हैं।
तो बच्चों न्यायाधीश को जो है बच्चों हटाने के लिए, ठीक है, यानी कि जैसे एक बार सिलेक्ट किया आपने, नियुक्त किया बच्चों, ठीक है, नियुक्त कर लिया किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, ठीक है। अब नियुक्त करने के बाद अगर उनको ऐसा लगा कि ये मैंने जिसको चुन लिया है ये सही नहीं है, अब उनको हटाना है बच्चों, तो हटाने का प्रोसेस क्या है बच्चों, हटाने का प्रोसेस होता है कि संसद के जो दो सदन होते हैं बच्चों, जिसको हमने आपको बताया है, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। संसद के बच्चों तीन अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, दूसरा लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो इस चीज को हमने अच्छे से पिछली क्लास में बताया है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा। तो बच्चों दोनों सदनों से, ठीक है, दो तिहाई बच्चों, दोनों सदनों से क्या है, दोनों सदनों से दो तिहाई बच्चों बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों सदनों से दो तिहाई अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है। और दोनों सदनों से बच्चों, जैसे लोकसभा है ये राज्यसभा है, तो दो तिहाई बच्चों यहाँ से भी चाहिए और दो तिहाई यहाँ से चाहिए, ठीक है। हमारे कहने का मतलब बच्चों ये है दो तिहाई का। अगर वहां पे लोकसभा में 3 लोग हैं तो 2 लोग अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हों। अगर 30 लोग हैं तो 20 लोग बच्चों क्या है, समर्थन में हों। अगर 300 लोग हैं तो 200 लोग बच्चों क्या है, समर्थन में हों। अगर 3000 है लोकसभा में तो क्या है, 2000 लोग समर्थन में हों। सेम बच्चों यहाँ भी अगर 3 लोग हैं राज्यसभा में तो 2 लोग समर्थन दे रहे हों कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव के लिए, ठीक है। अगर यहाँ बच्चों हम 30,000 करते हैं तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ 20,000 लोग यस करें प्रस्ताव के लिए, ठीक है। तो ये चीज है दो तिहाई का मतलब बच्चों, ठीक है, ये मतलब होता है बच्चों, ठीक है, दो तिहाई का मतलब। अब दो तिहाई का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे लोकसभा में मान लेते हैं बच्चों कि 500 लोग हैं, ठीक है, अब गुणे दो तिहाई बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो हम मानते हैं बच्चों 300 लोग हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से कट जाए, ठीक है, 300 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, 300 का दो तिहाई 3 से काटेंगे इसको, 100 आएगा, ठीक है बच्चों, 100 आया, 100 को गुणा करेंगे 200 से, कितना हो गया 200, यानी कि 200 लोग समर्थन दें, 200 लोग समर्थन दें उसमें से, किसमें से, 300 लोग में से 200 लोग समर्थन दें, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट 6 आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हटाया जाता है, ठीक है, चीज लिख लेना। अब देखते हैं बच्चों सरकार से जो कार्यवाही के लिए, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पहले देखा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ठीक है। और जो अदालतें हैं जो राज्य लेवल पे हैं, केंद्र लेवल की अदालत, जिला लेवल पे, ठीक है, ये सारी जो अदालतें हमने इनके बारे में पढ़ा, ठीक। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों जो होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति बच्चों हमने देखा कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बच्चों एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद फिर उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। वो वही प्रोसेस होता है जो देश के जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या है वो प्रोसेस बच्चों, दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है बच्चों, मतलब कि दो तिहाई, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब बच्चों हमने इनका नियुक्ति देख लिया, इनका हटाने का प्रोसेस देख लिया। अब देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट, ये पॉइंट 7 है, ठीक है, पॉइंट 7 कि सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। अब बच्चों मतलब ये है कि अगर सरकार, जैसे सरकार कोई है, प्रेजेंट सरकार है कोई, ठीक बच्चों, अगर उस सरकार से, ठीक है बच्चों, उस सरकार से अगर जनहित, ठीक है, जनहित को ठेस पहुंची है बच्चों, जनहित का मतलब क्या, मतलब लोगों के हित, जन्म क्या, जन्म लोग बच्चों, जन्म लोग, हित मतलब लोगों का हित, तो लोगों के हितों को अगर ठेस पहुंची पहुंची हो ना बच्चों, तो इस स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, ठीक है, अदालत जा सकता है। इसे क्या, इसे जनहित याचिका कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों आप नोट कर लेना, ठीक, ये पॉइंट क्या करना बच्चों, नोट कर लेना अच्छे से। और इस पॉइंट को समझना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ये चीज समझना कि अगर आपसे कोई पूछे जनहित, आपसे कोई पूछे जनहित याचिका किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे कोई पूछे जनहित याचिका किसे कहते हैं, तो आप ये पॉइंट बताना कि सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचे, मतलब कि लोगों के हित, ठीक है, लोगों के हित जो होते हैं उसको अगर ठेस पहुंच रही है तो उस स्थिति में कोई भी इंसान
ठीक है, कोई भी सदस्य, कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे जनहित याचिका कहेंगे, इसे जनहित याचिका कहेंगे, जनहित याचिका। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में कि जनहित याचिका किसे कहते हैं, तो आप ये 7 नंबर पॉइंट जो है बच्चों लिखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो अदालत होती है वो सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। यानी कि अगर जैसे सरकार है बच्चों, वो गलत निर्णय ले रहे हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गलत निर्णय ले रहे हैं, उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस चीज को रोकने का हस्तक्षेप करती है। क्या? हस्तक्षेप करती है। कौन? सरकार को रोकने की जो हस्तक्षेप करती है कि वो अपनी शक्तियों का गलत यानी कि दुरुपयोग ना करे, तो उसे रोकने का जो हस्तक्षेप होती है वो कौन करती है? न्यायालय करता है बच्चों, न्यायालय, जिसे अदालत कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे अदालत कहते हैं। ठीक है, देश की सभी स्तरों की अदालतें मिलके या उसका जो सामूहिक रूप होता है उसे न्यायालय कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं। तो ये पॉइंट न्यायपालिका के लिए नोट करना बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट न्यायपालिका के लिए नोट करना। अब हमने बच्चों थोड़ा एक पॉइंट और देखते हैं। जैसे हमने देखो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने देखा संसद, यानी कि हम स्टार्टिंग से अगर आपको बताएं तो स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा? संस्था। ठीक है, संस्था जाना। अब संस्था कितने प्रकार की थी बच्चों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? विधायिका थी। ठीक है, विधायिका हो गई। दूसरी कार्यपालिका हो गई बच्चों। तीसरी न्यायपालिका हो गई बच्चों। ठीक है, तो हमने विधायिका के बारे में पढ़ा। ठीक है, विधायिका क्या होती है, विधायिका के सारे पॉइंट हमने नोट किए। उसी प्रकार कार्यपालिका के भैया सारे पॉइंट हमने लिखा। उसी प्रकार हमने अभी न्यायपालिका के बारे में भी सब कुछ जाना। ठीक है, तो इसके हमने पॉइंट भी लिख लिए बच्चों। अब बच्चों जैसे ही हम क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 11th की पढ़ेंगे, तो बच्चों क्या है ना, वहां पे विधायिका का भी विस्तार से विस्तार मिलेगा, और कार्यपालिका का भी विस्तार मिलेगा, और न्यायपालिका का भी विस्तार मिलेगा। तो अभी जो 9th की एनसीईआरटी में बच्चों और अध्याय 4 में जो चीजें दी गई हैं, ठीक है, हमने वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक, तो अब चलिए एक बार देख लेते हैं बच्चों, जैसे गठबंधन सरकार, हमने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन ये 2-3 पॉइंट जो है बच्चों इसको समझ लेते हैं एक बार कि गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार, ठीक, तो वही बताया गया है कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। अब गठबंधन सरकार का मतलब क्या है बच्चों? गठबंधन सरकार का मतलब ये है, जैसे बच्चों 2, ठीक है, 3, 4 ये पार्टियां हैं बच्चों। ठीक है, ये पार्टियां। अब बच्चों 1, 2, 3 और इस पार्टी ने मिलके, अगर इस पार्टी ने मिलके मतलब 1 + 2 + 3, ठीक है, इस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है बच्चों। इस पार्टी ने मिलकर सरकार, यानी कि किसी एक अकेली पार्टी ने सरकार नहीं बनाया, यहाँ पे इन्होंने मिल के बनाया, यानी गठबंधन किया है। ठीक है, गठबंधन, तो गठबंधन करके सरकार बनाया इन्होंने। ठीक बच्चों, तो ऐसे सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो इन सभी, ये जिससे जो पार्टी है 2 नंबर जो पार्टी, इन सभी की सलाह से ही कोई काम करेगा। ठीक है, सभी लोगों के सलाह से ही काम करेगा, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम बच्चों देखते हैं, हमने देखो स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो संस्था थी कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। पहले विधायिका थी, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। तो विधायिका को एक बार हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। बच्चों हमने बताया था आपको कि विधायिका क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, तो इसके और भी बच्चों काम है क्या? जैसे कर बढ़ाने, बजट बनाने, ठीक है, और वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार विधायिका के पास होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा विस्तार बच्चों हम 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका थोड़ा विस्तार 11th में पढ़ेंगे। फिर इसका पूरी तरह से सारा पॉइंट इसके जो होते हैं कंपेरिजन करके बच्चों स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे। सेम कार्यपालिका का भी है बच्चों वैसे ही। तो कार्यपालिका क्या है कि व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। यानी कि बच्चों कार्यपालिका के पास क्या होता है? उस कानून को लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए।
और फिर बच्चों न्यायपालिका की, न्यायपालिका क्या है, एक राजनीतिक संस्था है बच्चों, जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। ठीक बच्चों, तो ये चीज हमने अभी अभी पढ़ा। फिर देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है बच्चों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो देश में विभिन्न स्तर पर जो अदालतें हैं, ठीक, उनका सामूहिक रूप, ठीक है, मतलब कि एक साथ एकीकृत न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। तो ये पॉइंट बच्चों आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक बच्चों, अब ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना बच्चों, बस ये चीजें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे बच्चों, जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है बच्चों, चैप्टर का जो नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक बच्चों, लोकतांत्रिक अधिकार, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। और इसके भी हमने सेम ऐसे ही सारे पॉइंट हाईलाइट कर लिए हैं बच्चों, तो वो सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और उन सारे पॉइंट को नोट करना। बस बच्चों क्लास में जो है रेगुलर बने रहिए। ऐसा है कि आप क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास के एंड तक, ठीक है बच्चों, क्लास के एंड तक आपको सारी चीजें बच्चों समझ में आ जाएंगी और साथ साथ में नोट्स भी आपके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम साथ क्लास के साथ ही हम सारे नोट्स रेडी करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आई होप ये सारी चीजें और ये क्लास आज की आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।